और सीधा कैश बजट कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। अभी वो चीज़ें कर ले जो बहुत काम की हैं। हेडिंग डालोगे और नाम लिखोगे, विलियम जे बाउमॉल मॉडल। एक और है वैसे, पर उसका क्वेश्चन है नहीं। उन्होंने ऑप्टिमम कैश या फिर आप इसे कितना कैश विड्रॉ किया जाए, आपका कैश कितना आपको लगता है, मेरी बात समझना कॉन्सेप्ट क्या है, कितना आपको कैश लग रहा है साल भर में, वो कहाँ रखे हो आपने, इन्वेस्टमेंट। और हर बार जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो इन्वेस्टमेंट बेचते हो और पैसे लेके आते। तो सवाल है, इन्वेस्टमेंट बेचने पे खर्च लगता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो अगर आप बार बार पैसा विड्रॉ करोगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगा, और एक साथ पूरा विड्रॉ करोगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो एक बार ही लगेगा, पर कैरिंग कॉस्ट है ना, वही है ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। टू ऐसा भी लिखोगे तो भी कोई गुनाह नहीं है, वही है। आ गए हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा 50। और हो रहा है कि नहीं, फिर कहेगा समझाओ। क्वेश्चन नंबर 59, सीधा क्वेश्चन नंबर 59 पे पहुंच रहे हैं। अच्छा यार, उसमें ना फिर हम लोग मालूम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते थे, फिर वो बोलता था टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। तो सुनो एक बार बस, मुझे चाहिए, एक तो हम निकालते थे क्या, परचेस कॉस्ट, फिर कौन सा कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लस क्या करते थे, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे, ईओ क्यू अपॉन, मतलब जितना भी ऑर्डर साइज है ना, याद है कि नहीं यार, ईओ क्यू सर, अभी हम कॉस्ट पढ़ने वाले, इंटू टू, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा करते। ईओ क्यू बाई टू क्यों करते थे मालूम है, क्योंकि आप एवरेज एवरेज स्टॉक निकालते थे ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। इसके मुझे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो आपको सर समझाएंगे, मेरे काम की चीज है। एवरेज ऐसे निकालते, अगर बोलेगा एवरेज कैश तो ईओ क्यू डिवाइडेड बाई, अभी हमसे क्या मांगा है, ऑप्टिमम। देखिए क्वेश्चन, कैश बजट का पहला क्वेश्चन है जो बहुत स्पीड से खत्म होगा। अ फर्म मेंटेन ए सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट, टोटल डिसबर्समेंट कितना है पर मंथ, और हमें चाहिए एनुअल रिक्वायरमेंट 12,60,000। वो बोलता कि मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा शायद आपको, 12,60,000 कर दिया, तो ए तो मिल गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट ₹20 पर ट्रांसफर, इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक बार पैसा निकालने का 20 रुपया खर्च आता है। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितना है, 8% पर एनम 0.08। वहां आप कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऐसा कुछ निकालते थे, यहाँ तो हमको कैरिंग कॉस्ट नहीं, यहाँ तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, पर एनम ही लेना होता, आप सीधा 8% ले लो, बस निकलते ऑप्टिमम। बोलो 2 × 12,60,000 इंटू कितना, 20 रुपए डिवाइडेड बाय 0.08, बोलो कितना, 2 × 12,60,000 इंटू 20 डिवाइड 0.08, जो भी है स्क्वायर 20
25 25,100 खत्म। ठीक, वो कुछ नहीं, वो कॉपी पेस्ट किया है। इसके बाद ना थ्योरी स्टार्ट हो गई थी, तो मेरे टाइपिस्ट को समझा नहीं, उसने थ्योरी भी छाप दिया इसी। ठीक, बस क्वेश्चन वही खत्म। क्वेश्चन नंबर 66। पेज नंबर 750। ये ग्राफ आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ोगे ना तो बनाकर बताया जाएगा कि एवरेज क्यों लिया जाए। मटेरियल हो गया आपका? मटेरियल में तो पढ़ाया होगा मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। वही तो रीऑर्डर क्वांटिटी, उसी में वो टू क्यों लिया जा रहा है उसका एवरेज बता रहा, वही उसने बताया है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आपको समझ। क्वेश्चन नंबर 66। आओ बात। के लिमिटेड हैज अ क्वार्टरली कैश आउटफ्लो। पैसा लगता है भैया, एक क्वार्टर में कितना लगता है? 9 लाख। साल भर में कितना लगेगा? 30 लाख। द कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मार्केट। इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं वो? मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। इट प्लान टू मीट द डिमांड फॉर कैश बाई पीरियोडिकली सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच देते हैं जब जब भी पैसे लगता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी रिटर्न कितना मिलता है हमको? 12%। 0.12 लिख दो। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना है? 60 रुपये। एक बार अगर सिक्योरिटी बेचोगे 60 रुपये का खर्च आएगा कैश में कन्वर्ट करने में। कंपनी यूजेस बाउमल मॉडल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल ट्रांजेक्शन साइज। ऑप्टिमम कैश निकाल सकते हो क्या? यस। एक साल में कितना दिन लेना? 360। पर वो आपसे क्या मांग रहा है? एवरेज। एवरेज आता है ना, मैंने अभी बताया था, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो पहले ऑप्टिमम कैश निकाल लो, पर डिवाइडेड बाय 2। एवरेज मांगा। चलो पहले करें। पहले नंबर पे मांग एवरेज। ऑप्टिमम एनुअल रिक्वायरमेंट कितना तक? कॉस्ट कितना डिवाइडेड बाय 60,000 आगे ऑप्टिमम। एवरेज कैश। असल बात, आप ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 करते हो, याद है, कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए। लेकिन वो होता क्या मालूम है? मिनिमम स्टॉक प्लस ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। पर चलो अभी तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 कर। इसमें आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नॉलेज हो है। खैर, एवरेज कॉस्ट कैश वो तो ऐसे ही मांगा है, लेकिन आप एक बार में कितना कैश निकालोगे? 60,000। तो बताओ कैश निकालने के लिए साल भर में कितने बार जाओगे? नंबर ऑफ कन्वर्जन। कितने बार बेचोगे ये काम? हर बार 60,000 रुपए निकालोगे तो कितने बार बेचा जाएगा? 36 लाख रुपए। 60 कैसे निकाला? इसके लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं लगेगा? 36 लाख रुपया निकाला आगे। हाँ हाँ, नहीं फॉर्मूला लिखना भी नहीं है भाई। नंबर ऑफ कन्वर्जन। 36 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 और टाइम्स
कितने कितने दिन में जाना पड़ेगा? 60 दिन में नहीं, 60 बार जा, 6 बार, 6 दिन में है ना भाई। एक साल में 360 दिन है, तो एक बार जाने के बाद कैश दोबारा कब निकालोगे? 6 दिन बाद। तो वही पूछा टाइम इंटरवल। सिक्सटी 6 डेज आना चाहिए 6 दिन में। फिर चला 2 क्वेश्चन। चले थोड़ा अच्छा कर लेते। क्वेश्चन नंबर 43 पहले छूटा हुआ था, वो खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपको मिलेगा पेज नंबर 708। मैंने छुड़वा दिया था कि ये क्रेडिटर मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है, का यूज करना है। अगर है तो, नहीं तो मैं तो समझा। आओ काम करें। ए लिमिटेड ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड इट एक्वायर रॉ मटेरियल। किससे एक्वायर कर रहे हैं? एक्स। एक्स लिमिटेड से हम खरीदने का सोच रहे हैं। एज पर टर्म ऑफ एग्रीमेंट द पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन कितने दिनों का टाइम दे रहा है? भाई साहब आप 40 दिनों का पेमेंट कर सकते हैं। मुझसे बोल रहा है कि आप चाहो तो 40 दिनों पेमेंट कर सकते हो। हालांकि आप चाहो तो अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट, दूसरा ऑप्शन है 10 दिन का, 10 दिन, तो आपको 100 रुपए की जगह 98.50 देना पड़ेगा। मतलब मेरा बचत कितने? 1 रुपये 50 पैसे की बचत हुआ। ठीक, और अगर 40 दिन में दूंगा तो 100 देना पड़ेगा। अभी दूंगा तो कितना पैसे जाएगा? 9855। या तो फिर मैं अभी मतलब 10 दिन बाद, अभी तो कोई देगा भी नहीं, ठीक, या तो 10 दिन बाद देगा या तो 40। अगर मैं कहता हूँ आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 10 दिन में दो, अगर 10 दिन में देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा? 98.5। 40 दिन में देना पड़ेगा तो 100। तो कितना बचा लोगे आप? 1.5 रुपए। आगे क्या लिखा हुआ? और कुछ नहीं लिखा, आगे लिखा है ये सपोज ओपोज बात। यहाँ पढ़ता हूँ फिर समझ में आएगा। एग्जामिन वेदर ए लिमिटेड शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट एज्यूमिंग एवरेज बिल। बिल कितने का है? 10 लाख। अब बोलूंगा तो अब समझ में आएगा। और रिटर्न कितना है? 15%। अब सुनना ध्यान से, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं 10 दिन में पेमेंट करता हूं तो बताओ मुझे 10 लाख नहीं देना पड़ेगा, 10 लाख के बदले में कुछ और देना पड़ेगा। निकाल सकते रुपीस 5 था। मेरे मन में ही आया यार 9,85,000 दे देता हूँ, काम खत्म। पर कोई मुझे समझाया क्यों दे रहे हो, बैंक में जमा कर दो। बैंक में जमा करूंगे तो 15% मिलेगा भी तो। फिर भाई साहब को दे देना 10 लाख। मैंने कहा भाई लेकिन देखो ना इधर कितना जा रहा है, 9,85, इधर कितना जा रहा है। तो बोले जो इंटरेस्ट आएगा वो माइनस कर देना ना, उतना पैसा आपका बच जाएगा ना। तो अब ऑफर क्वेश्चन ये है कि क्या करें, ये ज्यादा अच्छा किया जाता। इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर देते, फिर देखते इसमें ज्यादा है, इसमें निकालो इंटरेस्ट। एक साल में कितना दिन? 360 मान के चलते, 360 365 जो मानना है मान लेना। कितने में निकाल रहे हो? हो जा। मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि आप पहले पेमेंट करोगे तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा?
आ रहे थे पैसे दिन, बस आ ही रहे थे, उतने में कोई मिल गए तो पागल हो, 985 कहीं जमा करते ना यार। तो सवाल बस है कि अगर आप 9,85,000 आज दे देते तो 985 ही जाता, लेकिन इस 9,85,000 को कहीं बैंक में जमा करते तो कितना कमाते, बस मेरा ये क्वेश्चन। 166 कमा लेते, तो या तो इसमें ऐड कर दो या तो इसमें से माइनस कर दो, एक ही बात है यार। इसमें ऐड कर सकते थे हम लोग, यार बैंक से अब निकालने की बारी आ गई है, निकालने की बारी है, तो 985 तो मिलेगा मिलेगा, साथ में ब्याज भी तो मिल जाएगा। कितना आ गया देखिए, ऐड करोगे ना, 9,85,000 प्लस, बढ़ गया ना पैसा, उसमें से 10 लाख दे देंगे, बचा हुआ हमारा फायदा, प्रॉफिट है ना। क्या ज्यादा अच्छा है, बैंक में जमा करो, मत एक्सेप्ट करो, आराम से इसको आराम से पेमेंट करना, या फिर इसमें से माइनस भी कर सकते थे, दो अल्टरनेटिव थे, एक ही बात है। पता लगा कि आप वो इसमें भी प्लस करवा रहे, इसमें से भी माइनस करवा रहे, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। इंटरेस्ट के 9,85,000 का 15% इंटू 30 दिन, हाँ, या तो 10 दिन में पेमेंट करो या तो 40वें दिन पेमेंट करो, तो आपको ब्याज तो 30 दिन का मिलेगा। तो आपने डिसीजन ही चेंज कर दिया वही देख रहे मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अभी पेमेंट करोगे तो 1 लाख, और 10वें दिन भी पेमेंट करोगे तो भी 1 लाख, आप कब पेमेंट करोगे, कभी में। तो सवाल है कि एक दिन में तो आज तो पेमेंट करेंगे नहीं, कसम खा रहे, कोई फायदा नहीं है। फायदा जो आएगा, या तो 10वें दिन पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और अगर इससे बढ़े, इससे ज्यादा बढ़े, तो फिर 40वें दिन ही पेमेंट करना, क्योंकि इसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। तो ऑप्शन दो ही है, या तो 10वें दिन पेमेंट करेंगे, नहीं तो 40वें दिन, तो डिफरेंस जो है वो 30 दिन का इंटरेस्ट आप कमाओगे। ओके, तो कैसे करना है, सबसे पहले सोचते हैं कैसे करना है, लिखेंगे डिस्काउंट को एक्सेप्ट करे कि नहीं, तो यहाँ क्या जाएगा एक्सेप्ट, यहाँ क्या जाएगा नॉट एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट करोगे तो कितना देना पड़ेगा 10 लाख, और एक्सेप्ट करोगे तो उस भाई साहब को क्या देना पड़ेगा, अब बचा क्या सिर्फ इंटरेस्ट। अगर हम इसको 40 दिन बाद देते, मैं यहीं से माइनस करने का सोच, अगर इसको 40 दिन बाद देते हैं तो हम इंटरेस्ट कमा लेंगे, कितने पे कमाएंगे 985 पर, वो हम यहाँ माइनस कर देंगे जितना कमाएंगे, फिर कंपैरिजन, ज्यादा सिंपल दिख रहा है। ठीक है, एक में क्या लिखते हैं एक्सेप्ट काउंट, नॉट एक्सेप्ट, पेमेंट टू सप्लायर, एक्सेप्ट करेंगे तो कितना देना पड़ेगा 9,85,000 कैसे आया लिख लेना तक, ट्रस्ट 9,85,000 का 15% इनका डिवाइडेड बाय 360,
12312 ले लेते, माइनस हो गया। $987 हाँ चल जाए। इसमें कम पैसे जा रहा है, तो डिस्काउंट बस एक बात बताना, आखिर रेट इतना मिल रहा तो भी आपने रिजेक्ट कर दिया इसको। कम से कम रेट क्या होता, कम से कम शायद इसको हम एक्सेप्ट कर लेते। क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ, मतलब ये दोनों इंडिफरेंस कब आ सकता, मतलब यहाँ भी 985 कब आएगा, जब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो। नहीं ये सीधा आ जाएगा, मेरा बड़ा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ भी कितना आना चाहिए 985, तो यहाँ डिफरेंस कितना आना चाहिए 15,000। 985 तो यहाँ 15,000 है ना यार, यहाँ 15,000, तो इसमें क्या रेट लिखूं ये 15,000 आ जाए। मेरा कहना बराबर भी होगा तो चलेगा, इंडिफरेंस निकल। $16.52 18.27%, 18.27। अगर ये 18.27 कैसे निकलना, मैं बता देता हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, मैं एक्सप्लेन। ये कितना है तो, ये कितना फायदा है, मतलब ₹1.5 का फायदा है, ₹1.5 का फायदा है किस पे 98.50 पे, परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100, और ये कितने दिन का है फायदा 30 दिन का, और मुझे एनुअल निकालना है तो 360 दिन का कितना, ये तो 30 दिन का फायदा है ना, 360 दिन का कितना, हाँ, ये तो निकाले ये लोग 18.27। अब कैसे निकाले, ऐसा वैसा, उधर से उधर से निकाले, बस मैंने 0 0 उड़ा दिया उसमें। आपने 15 लिखा, मैंने 1.5 लिखा, आपने ये लिखा, मैंने 0 हटा के किया।
मुझे आंसर देना। अभी कौन सा वाला अच्छा आ रहा है? ये वाला। अगर ये रेट 15 की जगह 16 होता तो भी वो क्योंकि इसमें मुझे कम से कम डिस्काउंट, ये इंटरेस्ट कितना चाहिए? 18.27 से ऊपर। हाँ, अगर ये 17 आता तो पहला वाला मतलब एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि एक्सेप्ट करने का फायदा है 18.27। बस इतना समझ लिया तो मजा आ जाएगा। अगर आपको आपको पता है ये कम मिल रहा है ना, आपको कम देना पड़ रहा है ना, उसके पीछे आप कमा रहे हैं, और मालूम है कितने की कमाई हो रही है? 18.2। अगर आपको यहाँ इंटरेस्ट 20% है तब ये अच्छा, और अगर 15 है तो फिर ये अच्छा। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब समझ रहे हो? कमाई है एक्चुअल में, और कमाई कितने की है? 18.2। तो इतना डूब को जाने की जरूरत है कि नहीं, पर ठीक है, बता दिया ऐसे। ये तो सीधा सीधा दिख रहा था बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, होमवर्क, पेज नंबर 760। ठीक है, सिंपल वैसी वाला क्वेश्चन है, आराम से बन जाए। क्वेश्चन नंबर 72, होमवर्क वाला। 71 होमवर्क, 72 भी होमवर्क, 162। ठीक, अब बचे हमारे पास 3 स्पेशल क्वेश्चन 74। अच्छा, उसके पहले और कोई क्वेश्चन दिख रहा है? रेशो का एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 दिख रहा होगा उस बुक में, बट पेज नंबर बताने के बाद, पेज नंबर 763, 763 पे आ जाइए। रेशो का क्वेश्चन दिख रहा है, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, रीड करना है और कुछ नहीं। ठीक, इंडस्ट्री के नॉर्म से कंपैरिजन करना, इस टाइप का क्वेश्चन हमने रेशो में किया। तो उस क्वेश्चन के बाद कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं? एक बचा है 74, 75, 76। खास बात है तीनों एक जैसे हैं। 4, 7, 5, 7। और क्वेश्चन का साइज आपको समझ में आ रहा है, पर ये क्वेश्चन आता है, और स्पेशली ये क्वेश्चन है रेशो। रेशो में भी डला हुआ है ये क्वेश्चन, पर रेशो में मैंने कहा था कि वर्किंग कैपिटल में। अब बोल सकता हूँ रेशो में करेंगे तो मेरा काम खत्म, अब तो अब मुझे यहाँ करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो रेशो का नॉलेज लगेगा, पर ठीक है, मैनेजेबल है, हिम्मत से काम करेंगे। A company is considering its working capital investment। आता है ये क्वेश्चन, है ना, आता है, छोटा सा पार्ट पूछ लेता है कई बार मैंने। तो बोले कंसिडरिंग क्या है, एक तो हमको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है ना, वो देखना। वर्किंग कैपिटल मतलब पैसा कितना लगाना है करंट एसेट्स में, कितना लगाना है करंट लायबिलिटी में, ये सब। और इसके अलावा फाइनेंशियल पॉलिसी भी देखना है। फाइनेंशियल मतलब डेट अच्छा कि इक्विटी अच्छा, कि लॉन्ग टर्म डेट अच्छा कि शॉर्ट टर्म डेट अच्छा। अच्छा, एक बात पूछ रहा हूँ, करंट एसेट्स, आपको बिजनेस स्टार्ट कर, कैश वगैरह भी रखते हैं हम लोग, स्टॉक रखते हैं, ये ज़्यादा होना चाहिए? बेकार का क्वेश्चन, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। पर फिर भी 3 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव, एक मॉडरेट, और एक होता है एग्रेसिव। शिमला गोवा गए हो? मान लो गोवा जाने वाले हो, प्लानिंग कर रहे हो, अनुमान लगाया बजट में कि 10-10 हज़ार रुपये हर एक पर्सन को लगेगा, मान लो जाओगे। ये हो गए कंजर्वेटिव, थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए चलते। कुछ ऐसे होते मॉडरेट, और कुछ होते पैसे नहीं है, क्या करें, जो होगा देखेंगे। ये कौन होते हैं? एग्रेसिव। तो यहाँ भी करंट एसेट कितना मेंटेन करना 3 अलग अलग फर्म पे डिपेंड। कुछ लोग सोचते
ये यार ये फिक्स एसेट में पैसा लगाओ, और हमने कहा स्टॉक, अरे जो होगा देखिएगा, जितना है उतने में काम चलाओ ना। ये लोग कौन हो गए? एग्रेसिव। कंजर्वेटिव कौन होते हो गए? थोड़ा सा ज्यादा रखो भाई, ज्यादा करंट एसेट थोड़ा सा ज्यादा। ऐसी लॉन्ग टर्म डेट, ये वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की मैं बात। ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसी में क्या होता है? पैसों की जरूरत है, डेट अच्छा की इक्विटी। एग्रेसिव लोग क्या सोचते हो? एग्रेसिव जो होगा देखेंगे, बर्बाद तो बर्बाद, डेट। अब एग्रेसिव में भी दो टाइप के हैं, एक होता लॉन्ग टर्म और एक होता शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म में खेल खत्म हो जाएगा। ये लोग शॉर्ट टर्म वाले कौन हो गए? एग्रेसिव। अगले महीने लग रहा है ना, हाँ ठीक है हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, ठीक है। ये लोग कौन होते हैं? एग्रेसिव, जो शॉर्ट टर्म डेट ज्यादा रखते हैं। शॉर्ट टर्म डेट ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ज्यादा क्या रहना चाहिए? लॉन्ग टर्म। और ये लोग एग्रेसिव लोग मालूम है और क्या करते हैं पता है? क्या लग रहा है? बोले कार चाहिए, कार चाहिए, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन पे ले लो। अब भाई उसको 1 साल में देना पड़ेगा ना, वो तो बहुत कम समय के लिए। बोले ठीक है देखेंगे ना यार, 1 साल में आ जाएगा पैसा। ये एग्रेसिव लोग। जबकि होना क्या चाहिए था? लॉन्ग टर्म एसिड खरीद रहे हो ना, तो पैसा कहां से होना चाहिए था? लॉन्ग टर्म डेट्स। एक रफली बताया हूँ, हालांकि क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं, पर अगर पढ़ोगे अब ये शब्द आएगा ना, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, थोड़ा बहुत समझ में। ओके, तो हमें दो पॉलिसी, एक वर्किंग कैपिटल पे कुछ एनालिसिस करना है और एक फाइनेंशियल पॉलिसी के विषय में कुछ जानना है फॉर द नेक्स्ट। और उसने आपको क्या दिया है? उसने आपको फिक्स एसिड दे दिया है, कितना दिया भाई? 2.6 करोड़, और साथ में करंट लायबिलिटी भी दे दिया है 2 करोड़। सेल्स और ईबीआईटी डिपेंड्स ऑन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेल्स और ईबीआईटी, जितना स्टॉक लगाओगे हो सकता है सेल्स ज्यादा है। Particularly inventory and book debts, मतलब debtors. The financial controller of the company is examining the following alternative working capital policy. आपके पास working capital policy है। एक है कंजर्वेटिव, इनके पास करंट एसेट्स पक्का वो ज्यादा मेंटेन कर रहे होंगे। एक होता है मॉडरेट, मतलब एवरेज। और एग्रेसिव वाले करंट एसेट क्या करते हो? कम। और स्वाभाविक बात है कि अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आप पैसा ज्यादा लगा रहे हो तो रिटर्न भी ज्यादा आएगा, ऐसा मानना है। तो ऐसे सेल्स दे रखा और ईबीआईटी। इसकी बात है, ये है वर्किंग कैपिटल पॉलिसी जो कि वो आप मेंटेन। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम अनुमान वगैरह लगा लेंगे, रेशियो चेक करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेक करेंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीज चेक करने के बाद फिर हम फाइनल कर लेंगे कि हमें कितना है। बस सुनते जाना मेरी स्टोरी में जो बोलने वाला हूँ, फिर हम रेशियो पढ़ लेंगे। फाइनल हो गया कि हाँ यार इसमें से ये वाली पॉलिसी हमको पसंद आई। अब फिर डिसाइड करेंगे कि हमें पैसे लेना है तो लॉन्ग टर्म पे लेंगे कि शॉर्ट टर्म पे लेंगे। वो कौन सी पॉलिसी है? फाइनेंशियल पॉलिसी। After evaluating the working capital policy, the financial controller has advised the adoption of। फाइनल क्या किया कि हम वर्किंग कैपिटल का कौन सा रखेंगे? मॉडरेट। ये हो गया फाइनल। अब क्या, अब क्या चेक करना है हमको? अब ये चेक करना है कि हमें लॉन्ग टर्म डेट पे जाना चाहिए कि शॉर्ट टर्म डेट। 2.5 करोड़ रुपया हम कहाँ से उठाएंगे? इक्विटी से। बचा हुआ डेट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देख लेंगे। और टैक्स का रेट कितना है? 35%। तो कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेट। अब डेट कंजर्वेटिव क्या करेगा? दोनों से पैसा उठा रहा है। कंजर्वेटिव क्या करेगा बताओ? क्या इससे ज्यादा पैसा उठाएगा? लॉन्ग टर्म। और एग्रेसिव शॉर्ट टर्म से। हाँ? और डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, 12% है और 16%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहले बोले वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर ईच। पॉलिसी फॉर ईच का मतलब वर्किंग कैपिटल फॉर ईच पॉलिसी। ये वाला कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, तीनों में आप निकालिए। पहले निकालिए नेट वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट। दूसरा रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअली ये लिखा नहीं है, ये लिखा होना चाहिए था रिटर्न ऑन एसेट, टोटल एसेट। लिख लीजिए, ये लिखा आएगा आपको, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। और रिटर्न ऑन टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। रेशियो में पढ़ लोगे आप, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल।
सर पर हमने तो नहीं पढ़ा हुआ है, जिनने पढ़ा है उनको पीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब जिन्होंने रेशियो पढ़ा है वो मुझसे एक बात और बोल सकते, सर करंट रेशियो तो हमको याद है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट एसेट। ये रेशियो निकालना है, ठीक, फिर आ जाते हैं। और फिर एक बार सिलेक्शन हो गया तो फाइनेंसिंग पॉलिसी आ गई, तो फाइनेंसिंग पॉलिसी में भी आपको एक क्या निकालना है, नेटवर्किंग कैपिटल फिर से, और इस बार क्या निकालना, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, नहीं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जो भी होगा शेयर कैपिटल। करंट रेशियो का फॉर्मूला तो आपको पता है, ठीक, हिम्मत दिखाते हैं। पहले वर्किंग कैपिटल पॉलिसी की बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट काम कर। अच्छा पहले क्या निकालना, वन बाई वन, यार हम कुछ पहले क्या निकालने के लिए बोल रहा हूँ, नेटवर्किंग का। नेट कंजर्वेटिव मॉडरेट एक्रेसी, ऐसे बना, कंजर्वेटिव मॉडरेट करंट, करंट एसिड लिखा है, करंट एसिड तो लिखा है ना मॉडरेट में अलग हिसाब से, मेरी नज़रों से देखो 4.50, आगे मॉडरेट में 0.9, और करंट लायबिलिटी तो आप अभी पढ़ रहे थे 2.34, सब में है वो तो 2.34 है ना, 2.4 क्या आ गया, नेटवर्किंग कैपिटल 2 नंबर में। सिक्स 1.5 पॉइंट, ठीक है, नहीं नेटवर्किंग करंट रेशो नहीं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, फिर वही रेशियो, रिटर्न का मतलब ईबीआईटी, ईबीआईटी दिया है क्या, टेबल चेक कीजिए, 1.251, अब क्या चाहिए मुझे, टोटल एसेट का मतलब करंट एसेट प्लस एसेट, फिक्स एसेट तो फिक्स ही था उसमें से,
+2.34 ऐसा अलग अलग लिख ले, इसी में निपटा रहा था। मतलब जोड़ के लिख देना, पता तो लग जाएगा आपको कहाँ से आया। 4.94 1.1 0.50 return on total asset KIT divided by total asset into 100. करंट ये निकल जाएगा यार, करंट एसेट मालूम, करंट लायबिलिटी में करंट 4.50 divided by 2.34 divided by 2.3 divided by 4 1.9 1.1 नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ रिटर्न और करंट। ऐसे करंट कितना रखना था, ऑडिट वाला फाइनल हुआ था ना, पॉइंट 0 कहाँ लिखा है 3। क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, वो पता नहीं लगता कहाँ का लिखना है। अब क्या लिखना है, करंट लायबिलिटी, एग्जिस्टिंग करंट लायबिलिटी कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2.34। पर क्योंकि इसके बाद आपने शॉर्ट टर्म डेट भी इश्यू किया, शॉर्ट टर्म डेट कंजर्वेटिव में कितना है, इसमें 1, तो करंट लायबिलिटी चेंज हो गई अब आपकी, टोटल में ये आ गई अब करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी। पॉइंट
3 पॉइंट। काम करते हैं, अब वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वन 1.02, 2.56, 0 पॉइंट। वो करंट रेशो भी यही निकाल लो ना यार, बाद में पूछ, यही निकल के। फाइव 4.1, बेटी तो EBIT दिया होगा, उसमें से पहले हमको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, जो आएगा EBT उसमें से टैक्स माइनस कर ATH है, और इक्विटी तो 2.5 करोड़ बता ही दिया। अब हम क्या निकाल रहे, पॉलिसी रेट एग्रेसिव, हाँ हिसाब से बदल जाओगे। फाइनल हो गया था कि मॉडरेट है। मैं ये कहाँ से लिखा हूँ, आपकी बुक में देखो, बुक में मॉडरेट के सामने 1.15 दिखा, वो वाला। और ये लोग क्या कर रहे थे मालूम है, चिपका रहे थे जैसे कि बस। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डॉट, आप बताते जाना, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊँ। तब में शॉर्ट टर्म डेट अलग अलग है और रेट भी अलग अलग, रेट शॉर्ट टर्म डेट पे 2.0 और 8, लॉन्ग टर्म डेट पे निकालोगे 5.6, तो आगे EBT, नाइन 444 टैक्स
एक्स का रेट कितना है? मुझे सीधा 65% में था। X1 और इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा था 2.5 करोड़। परसेंटेज में 2 डिजिट पॉइंट के बाद 5 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 सेम ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। एग्जाम में आता है तो वो आपसे साफ साफ पूछेगा क्या चाहिए, आराम से निकल। नंबर 75 पेज नंबर 78 होमवर्क है और सेम क्वेश्चन है 76 को तो काट ही रिपीट है। रिपीट से जो भी बना, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसे तो लास्ट चैप्टर के बाद में बात। 15 नंबर का खेल है। ठीक है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मेरा अब करवाने का इच्छा नहीं थी, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए थे लास्ट में, इसलिए रखा कि अगर ये हो जाएगा तो लास्ट में करेंगे। तो फिर मैं आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन टीवाई के 10 है, सोच रहा हूँ पर देख सकते। और क्वेश्चन नंबर 63 आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक बार कोशिश करना, नहीं बनेगा तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 744। क्योंकि टाइम है, नया चैप्टर आप बोलोगे तो स्टार्ट भी कर सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, पर उन दोनों का नुकसान हो जाएगा। कल से करेंगे, आज दिन में जबरदस्त ढंग से कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर से वापस आते हैं कैश बजट, जाते जाते वो काम करते हुए जाएंगे कम से कम।
अच्छा वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सिर्फ कैश बजट बनाना है, कैश बजट बस। और बैलेंस शीट, सॉरी, कैश बजट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के सामने कैश बजट में बता दूँ। आओ काम करें, भगवान का नाम ले। ये तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते तो सोच रहे 15-20 मिनट में निपटाते। डबल शिफ्ट वाले बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उसको मैं जब लास्ट क्लास रहेगी, क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, दो में से एक मुझे करवाना था, एक आपको, तो पहले बता। कंसीडर द बैलेंस शीट ऑफ माया लिमिटेड 31 दिसंबर। The company has received a large order, anticipated the need to go its bank to increase its borrowing. आपको बनाना है कैश बजट सिर्फ 3 महीने का, जैन, फेब, मार्च, मतलब जल्दी खत्म हो जाए। Typically, the company collect 20% of its sales the month of sales, 70% in subsequent month, subsequent मतलब 1 मंथ है ना, 1 महीने में 10%। ऑल सेल्स आर क्रेडिट बेस। साथ में इन्होंने बैलेंस शीट दिया है तो बैलेंस शीट देखकर बैलेंस शीट बनाना है। हालांकि इन्होंने इधर क्या दे दिया, एसेट, और इधर क्या दे दिया, लायबिलिटी। 20% अभी मिलेगा, बाकी डूब गया। बाकी कहाँ हो, तो गया यार, तो हो गया ना, नहीं डूबा। कैश, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स, इन्वेंट्री हो गया, करंट एसेट्स, करंट एसेट, अच्छा ये तीनों टोटल में फिक्स एसेट जोड़ के ये आ गया। अकाउंट पेबल बैंक मतलब समझदार होगा। इधर आना था कैसेट बैंक, इधर ले गया वो। यहाँ दिमाग चलाते रहे, कसम से छोड़ता कल ही बताया। फिर आपका एग्जांपल अगले बैच में देना पड़ता। बैंक लोन हो गया, एक्रूवल, एक्रूवल लिखा हुआ है इस तरफ, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी सब मिलाकर, फिर लॉन्ग टर्म डेट है, फिर कॉमन स्टॉक का मतलब हो गया इक्विटी, रिटर्न अर्निंग, और ये सब। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आर मेड इन द मंथ प्रायर टू द सेल्स। परचेस कब करते हैं और कितना परसेंट होता है, 60%, मतलब जितना सेलिंग प्राइस है ना उससे 60% कॉस्ट हो गए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पेमेंट फॉर दिस परचेस अकर इन द मंथ आफ्टर द परचेस। सेल वाले ऐसा तो 2-3 बार हो गया है ना। लेबर कॉस्ट में इंक्लूड है ओवर टाइम, और 1,50,000 जनवरी में, 2,00,000 फेब में, 1,60,000 मार्च में। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्सेस एंड अदर कैश एक्सपेंसेस है 1,00,000 रुपए पर मंथ फॉर जैन थ्रू मार्च। एक्चुअल सेल्स इन नवंबर एंड दिसंबर एंड प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर जनवरी थ्रू अप्रैल आर एस फॉलो। सेल्स दे दिया उसने, रुपीज इन थाउजेंड में, 0-0 लगा के कर देंगे हम, क्योंकि ऊपर 0 दिया है, नीचे नहीं। कैश बजट बनाना 3 महीने का। अब 50,000 आपको मेंटेन करना लगेगा तो आप पैसा उधार ले लेना या इन्वेस्टमेंट। कैसे बचे, मार्च
कैश किधर से है, किधर दिया है, तो बैलेंस शीट क्यों दिया? अच्छा, किस्मत अच्छी, किस्मत अच्छी। अच्छा तो मैं ओपनिंग वाला लेता जो बैलेंस शीट में है, तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा लास्ट में। बस आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हाँ, उस मंथ उसके पहले वाला मंथ उसके पहले वाला मंथ। मतलब इन थाउजेंड में बताना, सारा काम 50,000 भी लिखा है ना हमने। पूरा 5 लाख। सेम मंथ में कितना? सिर्फ किससे मत? टेन है 10। 7 लाख है। हाँ, कॉपी पेस्ट। 5 लाख। और कुछ था क्या सिर्फ ने?
50 तो मेंटेन। और 40 पेमेंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 60% ले लेना सेल्स। हाँ, टाइम पास करने सीधा भी हो जाए। सेल्स कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 60% करते जा। 3 लाख। पेमेंट फॉर दिस पेमेंट की बात, ये वाले की बात, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इन द मंथ प्रायर टू द सेल्स। कोई चीज को 2 बार लिखा, इस सेल्स से 1 महीने पहले परचेस, और जो सब्सिक्वेंट मंथ का सेल्स होता है ना उसका 60% परचेस। हाँ। 3 लाख 60, उसके बाद ओवर टाइम वगैरह सब मिला के के अलावा कोई है? एक पेमेंट कहीं भी जा रहा है ऐसा कुछ? बस बैलेंस, बैलेंस कितना आ गया? 30, मतलब बोरो करना पड़ेगा आपको। आ गया? कितना आ गया? 9 लाख। 1 लाख माइनस में बोरो कितना करना पड़ेगा? टोटल कितना? 650। 2 लाख को मेंटेन कितना करना? 50,000। तो बोरो किया था, रीपेमेंट करेंगे ना, डिफरेंस बचा ना, वापस कर सकते। 20 करना है तो 20,000 इन्वेस्टमेंट आएगा, 50,000 ही मेंटेन करना है। लास्ट वाला देखना, कैश बजट।
अच्छा अच्छा, टोटल 240 था ना यार, बोल रहे। वाह, क्या क्वेश्चन हो, सब खत्म कर दिया उसने। तो बैलेंस शीट फिर बनाना, बैलेंस शीट बस हम अपने फॉर्मेट में बना लें। ई फॉर्मेट में। हाँ ना, हमारे पास तो बहुत टाइम है। क्या? बस इसको बस मैं अपने हिसाब से, मतलब एसिड को एसिड में लिखेंगे, लाइब्रेरी को। ये वाला पार्ट पहले निपटा है, तो अच्छा मुझको कैश लग रहा है। 50 यहाँ से देख, कैश बजट, कैश बजट का क्लोजिंग बैलेंस। आपको क्या लग रहा है, इसी को उठा के छाप नहीं सकते? जो मुश्किल काम है वो मैं कर देता हूँ। मैं इधर नेट फिक्स एसेट एस हो गया, 186,000 है ना, तो इसको 50 को 50 ही रहने तो करके दिखा देते, उधर लगाया ना 1 लाख। ये हो गया बैंक लोन। पहले मैं कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी तक, रिटर्न अर्निंग में चेंज आएगा, रिटर्न अर्निंग में तो चेंज आएगा, 3 साल में कुछ ना तो प्रॉफिट कमाया होगा। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट तो 450 का है, 4,50,000। बैंक लोन भी है, अब बेसिकली जो बचा हमारा वो बचा क्रेडिटर्स। इधर तो क्रेडिटर बचा, बाकी सब लिख दिया, ये भी लिख दिया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो लिखना ही नहीं है, करंट लायबिलिटी तो जोड़ के 450 भी हो गया, 100 भी हो गया, रिटर्न अर्निंग लिखने का बाकी है। और क्या लिखने का बाकी है? क्रेडिटर। इधर चेक करो तो नेट फिक्स एसेट हो गया, करंट एसेट तो लिखना नहीं है, डेटर्स, और सबसे पहले लिख लेते डेटर्स, कौन कौन से महीने का पैसा बाकी है वो, मार्च का लगा लो हिसाब किताब, तक पीस। मुझे नहीं मालूम, इन्होंने 26 कहा तो मैंने कह दिया। जो बच गया पैसा मिलना, फैब का कितना परसेंट मिल चुका था? 20 तो उसी महीने मिल गया, 80 70 अगले महीने मिला, तो फैब का 10% बचा, और मार्च का 80%, 620।
ना समझ में? सुनो, ये है जनवरी, ये सेल्स कब का है? जन फेब मार्च, जन फेब मार्च। चेक करो आपके बैलेंस शीट में डेटर से कितने के? 520, 530 का ओपनिंग डेटर्स मिला, मिल गया ना? प्लस क्रेडिट सेल्स है 600, जन फेब मार्च 600, 1000 और 650, तीनों का जोड़ो, 3 महीने का सेल्स 2250। कितना ओपनिंग डेटर्स था, इतना सेल्स। कलेक्शन तो लिखा है आपने अपने कैश बजट में, तीनों का जोड़ो, 3 महीने का कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इस 160 बचा हुआ क्लोजिंग डेटर्स आ जाएगा। लग 20,000। ये पसंद नहीं आ रहा तो वो ज़्यादा अच्छा था, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें तो कुछ है। वो मैं आपको क्लास के साथ समझा दूंगा कैसे आया था वो 6 लाख। कौन कौन से महीने का बचा, बस इतना देख लो। फेब का बच्चा है और मार्च का 80%। कल हो गया था, अच्छा आ गया। क्रेडिटर्स भी निकाल सकते हो वैसे, एक ही महीने का तो बाकी है। पेमेंट अप्रैल में करेंगे, कितना? 4,50,000 लास्ट स्टॉक। दोनों में से कोई एक चीज निकालो, या तो रिटर्न अर्निंग बता दो, ये तो स्टॉक बता दो। रिटर्न अर्निंग में मालूम है क्या होगा, इस साल का प्रॉफिट ऐड होगा बस। आपको सेल्स मालूम है, आपको ओपनिंग स्टॉक मालूम है, आपको सीओजीएस मालूम है। जो माल बेच रहा है उसका कॉस्ट निकाल लो। सेल्स दिख रहे हैं हमको, वो बाद में ऐड हो जाएगा। ये सेल्स दिख रहा है ना, ये तो सेल्स है। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया? 22,50,000। तो परचेस हुआ होगा इसका 0.6, 13 लाख। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया कि परचेस आ गया? तो फिर ये परचेस है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एक्चुअली। तो लेबर और ओवरहेड अगर कुछ होगा तो वो जोड़ देंगे, कोई खर्च। और स्टॉक कितना दिया है बुक में? स्टॉक आंसर में, आंसर 18,60,000। बैलेंस शीट देखो फाइनल।
हमारा कितना आ रहा है? 18 लाख। मैं तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना। अच्छा, इसमें से परचेस में हम तो परचेस निकाल रहे हैं। 22,50,000 क्या है? 60% तो परचेस हुआ ना यार। सेल्स कितना है? 22 लाख। और परचेस कितना हो गया? 18 लाख। ओपनिंग स्टॉक कुछ था क्या? 5,45,000। ज्यादा ऐसे करते थे, पर प्रॉब्लम है कि जब यहाँ लिखे तो यहाँ जीपी लिखते थे, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। कैसे निकाला 90? कि सर हम लोगों ने ये 3 क्वांटिटी खरीदा, ध्यान से समझ, ये 3 चीज, और ये जो 3 चीज है ना, इसको बेचा है, यहाँ आएगा। ठीक है, ये 3 ही चीज बेच रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये 3 बेचा है, ये हो गया 10,000 का। अगर मैं कहता हूं कि इसमें मैं जो बेचा है उसका परचेस निकाल रहा हूं, ये सिर्फ परचेस ही निकाल रहा है। ये परचेस आया, ये परचेस गया, परचेस परचेस ही हटा रहा। ये भी कौन सा अमाउंट है? परचेस। ये भी कौन सा है? परचेस। जहां परचेस परचेस ही लिख रहा है, वहां जीपी लिखने की जरूरत नहीं है। बस वो यही काम कर रहा। एक अकाउंट में इसमें परचेस आया और परचेस गया, तो बचा हुआ स्टॉक ही बचेगा। वही काम कर। अगर वो सेल्स लिखता है यहाँ, तो फिर हमको जीपी की जरूरत पड़ती। तो वो परचेस में से परचेस हटा रहा है, बस इतना काम। ये परचेस कौन कौन से मंथ का लिया, जरा बताना एक बार। 1440 कौन कौन से मंथ का? फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक। फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो सेल्स है ना, उसका परचेस। ये सेल्स कब का लिया? सेल्स कब का लिया? मेरा बस ये कहना है कि ये जो परचेस हुआ ना, वो परचेस उतना ही जाना चाहिए, उसी मंथ का होना चाहिए। पता लगा कि कहीं गड़बड़। हम्म। बहुत डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन पे। स्टॉक निकाल लेना, स्टॉक लिख लेना। तो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आता है क्या? कभी नहीं आया आज। एक रफली बताओगे स्टॉक कितना है? स्टॉक कितना आया था? 6,35,000। रिटर्न अर्निंग भी निकल सकता है अगर आप पीएनएल अकाउंट बनाओ तो, बट उतना टाइम नहीं है तो बैलेंस शीट। आपने रिटर्न अर्निंग निकाल लिया था। तो बाकी परचेस और भी तरीके से निकल सकता है, सॉरी स्टॉक, अगर थोड़ा गहराई से सोचोगे ना कि यार कितना यूनिट बचा, कैसे बचा है, आराम से नहीं। पर ठीक है, बैलेंस शीट के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बैलेंस शीट का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। एज बजट का मैक्सिमम आएगा, आ गया तो, क्योंकि यार 8 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन बनते ही नहीं है हमारे। ठीक है, क्लास ओवर कर रहे हैं।